साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैसियस लॉ यानी कि गैसीय नियम की। और मेरे मित्र यकीन मानिए कि जितने भी व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे उसमें से 70% छात्र ऐसे होंगे जो आज तक समझ नहीं पाए होंगे कि गैसीय नियम क्या कहता है। सभी रटने का प्रयास किए होंगे। मात्र 30% ऐसे ही छात्र होंगे जिनके माइंड में कंसेप्ट सेट होगा, बाकी सबके माइंड में गोल होगा। क्या होगा सर इस सेशन में? मेरे मित्र इस सेशन में हम लोग गैसीय नियम को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे जिसको आप 7 जन्म तक नहीं भुला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ध्यान रखना, न सिर्फ हम लोग इस सेशन में थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि मेरे मित्र साथ में क्वेश्चन भी करेंगे और आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है एज इट इज आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान में रखना कि इस सेशन का जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखना, हम लोग चर्चा करने वाले हैं गैसीय नियम यानी कि गैसियस लॉ की। और केमिस्ट्री में गैसियस लॉ का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, अपना एक अलग महत्व है। मेरे मित्र गैसीय नियम है क्या? तो आप सिंपल ध्यान रखेंगे हमेशा कि गैस के अणु किस तरह से अलग अलग भौतिक कारक से प्रभावित होते हैं, उसको एक नियम के थ्रू बताया गया है जिसको हम लोग गैसीय नियम कहते हैं। आप सबों को मालूम है कि जो गैस है उसको दबाया जा सकता है। जो गैस है उसको क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि गैस कहीं भी रखा रहेगा तो वो अपना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें आयतन होगा। और मेरे मित्र गैस के अणुओं का टेम्परेचर के साथ भी अपना एक अलग रिलेशन होता है। तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हो कि गुरुजी, जब भी हम गैसीय नियम की चर्चा करेंगे, गैसियस लॉ की चर्चा करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गैसीय नियम जो है वो गैस अणु का, किसका? गैस अणु का। क्योंकि गैस के अणु को ही आप दबा सकते हैं, गैस के अणु ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जगह छेकेंगे या जगह घेरेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि गैसीय नियम जो है वो गैस के अणु का दाब, ताप और आयतन के साथ संबंध बताता है, या गैसीय अणु का दाब, ताप और आयतन में किस तरह से संबंध होता है इसके बारे में बताने वाला नियम क्या कहलाता है? गैसीय नियम कहलाता है। मेरे मित्र जिस तरह आप सभी फिजिक्स में हमसे पढ़ते हैं कि गुरुजी जूल के उष्मीय नियम की बात करते हैं तो H इक्वल टू हम लोग I² लेते हैं या नहीं लेते हैं? जूल के उष्मीय नियम की बात करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान दो, यहाँ पे आप सभी ये कहते हो ना कि I नियत होगा गुरुजी, आई नियत होगा, यानी कि आई को कांस्टेंट रख दें तो एच जो है, सॉरी आई और टी, मान लो आई और टी मतलब समय, टी टी एंड आई दोनों को नियत रख दें तो एच जो है वो आर के समानुपाती हो जाएगा। अब अगर आर और टी को नियत रख दें तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी एच जो है वो आई के समानुपाती हो जाएगा। और मेरे मित्र आई और आर को अगर हम लोग रख दें, आई स्क्वायर के समानुपाती होगा। आई और आर को हम लोग नियत रख दें, कांस्टेंट रख दें, तो आप सभी कहते हो सर H जो है वो T के समानुपाती हो जाएगा। सेम चीज गैसीय नियम में भी होता है, बस आपको जरूरत क्या है सर? एक बार फोकस होकर के चीजों को समझने की। ये तो जूल के उष्मीय नियम की बात है। सेम एज इट इज आप यहां पे देखेंगे सर, गैस के अणुओं का दाब, ताप और आयतन, दाब, ताप और आयतन, ये 3 चीज याद रखना है, इसके साथ क्या संबंध होता है। आइए भैया बात करते हैं किसकी? गैसीय नियम की। मेरे मित्र आप सिंपल गैसीय नियम की जब भी चर्चा करेंगे तो आपके सामने जो सवाल आएंगे वो सर इसी 5 नियम से आएंगे। पहला है आपका बॉयल्स लॉ, दूसरा है आपका चार्ल्स लॉ, तीसरा है आपका गैलुसेक लॉ, और चौथा है आपका डाल्टन का आंशिक दाब नियम, और पांचवा है आपका एवोगाड्रो का संकल्पना, जिसको आप लोग एवोगाड्रो परिकल्पना भी कह सकते हैं, इंग्लिश में एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। अब ध्यान रखना कि आप लोग अभी तक ये चार्ल्स, बॉयल्स और गैलुसेक में फंसे हुए होंगे, लेकिन सवाल सर डाल्टन के आंशिक दाब नियम और एवोगाड्रो के संकल्पना से भी पूछा जाता है, और पूछा हुआ सवाल है आप इस सेशन में देखेंगे। तो जब भी हम गैसीय नियम की चर्चा करेंगे हमारे जहन में यही 5 नियम आएंगे: चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, एवोगाड्रो का संकल्पना। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। सर ये सब नियम क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना, इसके बारे में हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गैस के अणुओं का या गैसीय अणु भी आप कह सकते हो, गैस के अणुओं का दाब, ताप, दाब, ताप एवं दाब, ताप एवं आयतन, दाब, ताप एवं आयतन के साथ संबंध बताने वाला नियम, संबंध बताने वाला नियम।
ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे गैसीय नियम कहते हैं। कितने हैं, आप कहेंगे गुरुजी 5। आज से कितने याद रखेंगे, आप कहेंगे 5 याद रखेंगे। सवाल ये है कि ये सब दिमाग में एडजस्ट कैसे होगा, ये तो बुक वो में लिखल है। मेरे मित्र आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से आप समझ लेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सर तीनों लॉ की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना आप सभी कि जब हम लोग बॉयल के लॉ की बात करेंगे तो किसी भी चीज को आप बॉयल कैसे करोगे, किसी भी चीज को आप बॉईल कैसे करोगे, आप कहेंगे उसको सर टेम्परेचर देना होगा, ताप देना होगा, गर्मी देनी होगी, तभी ना वो बॉईल होगा। तो बस याद रख लेना सरल शब्दों में कि जब भी हम बॉयल के नियम की चर्चा करेंगे, किसके लिए, गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए, तो आप सभी ये कहेंगे कि बॉयल का नियम ये कहता है कि ताप स्थिर हो, यानी कि ताप क्या हो, आपका नियत हो, ताप क्या हो, नियत हो। तो आप सभी ये ध्यान रखना, बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी गैस का जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या कहेंगे कि सर बॉयल का नियम पूछा जा रहा है, बॉयल करेंगे किसी भी चीज को तो हमें टेम्परेचर देना होगा। तो बॉयल के नियम के अनुसार हम ये याद रखेंगे कि ताप नियत होगा, क्या होगा, ताप नियत होगा। तो मेरे मित्र जो गैस का आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि आयतन जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, आप सभी कहेंगे दाब के व्युत्क्रमानुपाती। आप इसी को सेंटेंस में भी लिख सकते हो कि स्थिर ताप या नियत ताप पर, स्थिर ताप या नियत ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब साफ है कि दाब बढ़ेगा आयतन घटेगा, दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब यह ना हुआ सर यहां पे जो वॉल्यूम है वो पी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब साफ है कि प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो मेरे मित्र बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर यानी कि नियत ताप पर किसी भी गैस के एक निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मेरे मित्र चूंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/P, यानी कि आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर जी यहाँ पे अगर हम P और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और ये जो 1 आया है ना मेरे मित्र, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आप सभी याद रखना कि PV इक्वल टू K, इसको हम लोग स्थिरांक मानते हैं। क्या मानते हैं, स्थिरांक। और ध्यान दो कि आपका निश्चित ताप पर ये PV इक्वल टू K है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ताप तो नियत है, तो निश्चित ताप पर किसी गैस के एक निश्चित मात्रा का आयतन और जो दाब होगा वो हमेशा, जो दाब का गुणनफल होगा वो हमेशा नियत होगा। और मेरे मित्र आप सभी जब आप PV इक्वल टू K कह रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो क्या कि सर P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2, P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2 कह सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या मेरे भाई आप इसी को लैंग्वेज में नहीं कह सकते हैं कि सर स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस का आयतन, स्थिर ताप पर गैस का आयतन, गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई समस्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब भी हम बॉयल्स लॉ की बात करेंगे तो आप कहेंगे टेम्परेचर हमारा नियत होगा और आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब ध्यान देना एक और चीज, यहां से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं। क्या आप सबों को मालूम है, आप सबों को मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। और मेरे भाई आप सभी ये कह सकते हो कि डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, और भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एम बटा डी। भी इक्वल टू यानी कि आयतन इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, मास बटा घनत्व, मास बटा घनत्व। ये डी क्या है, आप सभी ध्यान देना, घनत्व। डी क्या है, घनत्व। भी क्या है, आयतन। एम क्या है, तो आप सभी कहेंगे द्रव्यमान है सर जी, द्रव्यमान। अब मेरे मित्र ये जो भी है इसको भी हम इंडिकेट कर देते हैं आयतन। तो आप ये ना कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम इक्वल टू मास बटा डेंसिटी होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो यहां पे कि चूंकि P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2 है, तो क्या हम वहां पे V के जगह M बटा D1 कह सकते हैं। दो अलग अलग गैस है यहाँ पे, अगर हम लोग चूंकि P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2 है, तो आप सभी ये कह सकते हैं कि अगर हमारा V1 जो है वो M बटा D1 हो जाए और V2 जो है वो M बटा D2 हो जाए, तब क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि चूंकि आप ये कहते हो कि P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2 होता है,
P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2, किससे? बॉयल्स लॉ से। तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि P1 V1 के जगह हम क्या ले लेते हैं, तब भी वॉल्यूम जो है वो मास बटा डेंसिटी होगा। तो मास हम समान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप ये देखो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 है, तो ये M बटा D2। मेरे मित्र ये M और M कैंसिल, आप कहेंगे कि ये P1 बटा D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, P2 बटा D2। क्या हो जाएगा सर, P1 बटा D1 इक्वल टू P2 बटा D2। क्या मेरे मित्र इस रिलेशन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर प्रेशर यहाँ पे डेंसिटी के समानुपाती है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप सभी ये याद रखना कि बॉयल्स लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। आप ये भी कह सकते हो यहां से कि नियत ताप पर गैस का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। गैस का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। ये चीज आप सबों को याद रखना है, ठीक है। अब मेरे मित्र जब भी बॉयल्स लॉ की चर्चा होगी आप कहेंगे ताप नियत होगा। क्या होगा? ताप नियत होगा। तो आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चला चार्ल्स लॉ की चर्चा करेंगे, चार्ल्स नियम की चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे ताप हमारा नियत है, यहाँ पे क्या नियत होगा? आप सभी याद रखना यहाँ पे हमारा दाब नियत होगा। दाब क्या होगा? नियत होगा। किसमें सर? चार्ल्स लॉ में। तो चार्ल्स ने यह बताया कि नियत दाब पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ द प्रेशर आर कांस्टेंट, अगर दाब क्या हो? नियत हो, तो मेरे मित्र जो गैस के निश्चित मात्रा का आयतन होगा वो किसके समानुपाती होगा? आप सभी कहेंगे सर V समानुपाती T उसके परम ताप के समानुपाती होगा। याद रखना कि आप सभी यहाँ पे V बटा T इक्वल टू क्या कह सकते हो? एक नियतांक कह सकते हो। V बटा T इक्वल टू नियतांक जो कि आपका कांस्टेंट होगा 1 मान लो। तो आप सभी ये ना कह दोगे कि सर V1 बटा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 बटा T2। V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2। ये क्या है? आप कहेंगे सर चार्ल्स का नियम है, और इसको बस इसी तरीके से लैंग्वेज में याद रख लेना है। चला चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम शून्य ताप के समानुपाती होता है। परम शून्य ताप के समानुपाती होता है। याद रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ कहेगा तो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहां नियत होगा। तो बच गया सर आयतन और दाब, तो आयतन क्या होगा? दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अब चार्ल्स लॉ कहेगा तो यहाँ पे दाब नियत होगा, बच गया आयतन और टेम्परेचर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम शून्य ताप के समानुपाती होता है। यही चार्ल्स लॉ कहता है। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि गैलुसेक नियम को हम लोग दाब का नियम भी कहते हैं। गैलुसेक नियम को क्या कहते हैं? दाब का नियम भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, गैलुसेक नियम को दाब का नियम भी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि मैंने आपको बोला ये कि जो गैसीय नियम है वो दाब के बीच गैस के अणु का दाब, ताप और आयतन के बीच संबंध बताएगा। तो आपने ताप कांस्टेंट रख करके देख लिया, फिर आपने दाब को कांस्टेंट करके देख लिया, अब क्या बचा? आयतन। तो मेरे मित्र गैलुसेक का नियम ये कहता है कि अगर आयतन आपका नियत हो, आयतन क्या हो? नियत हो, आयतन स्थिर हो, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि गैलुसेक नियम कहता है कि जो गैस पे लगाया गया प्रेशर होगा वो परम ताप के समानुपाती होगा। यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब गैलुसेक नियम के अनुसार आयतन नियत होगा, तो सर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा। और आप यहां पे भी कह सकते हो कि P इक्वल टू सर P बटा T इक्वल टू हम लोग अगर नियतांक लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि P1 बटा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? P2 बटा T2। अच्छा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो P1 इंटू T2 इक्वल्स टू P2 इंटू P2 इंटू T1 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये चार्ल्स का नियम है।
अब देखो सेम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। जो भी फॉर्मूला में है उसमें से दो को आप कांस्टेंट रख रहे हो जूल के नियम में, तो एक के समानुपाती हो रहा है। यहाँ पे आपको सर गैस के अणु का तीन फैक्टर के साथ संबंध बताना है। पहला आपका दाब, दूसरा ताप और तीसरा आयतन। तो आपने देखा ताप नियत होगा तो आयतन प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब अगर दाब नियत होगा तो आयतन आप सभी कहेंगे कि सर ये टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा, और अगर आयतन नियत होगा तो सर प्रेशर टेम्परेचर के समानुपाती होगा। और मेरे मित्र आप सभी इसको क्या सकते हो, क्या आप कह सकते हो कि सर स्थिर स्थिर आयतन पर गैस के अणुओं का दाब, स्थिर आयतन पर गैस के अणुओं का दाब सर परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों तो हमको याद हो गया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और साथ ही गैलुसेक लॉ। इसको हम लोग दाब का नियम भी कहते हैं। अब ध्यान देना आप सभी, परम शून्य ताप की चर्चा करा हमने, तो आप सभी याद रखेंगे पहला चीज तो ये कि गैस के n मोल के लिए हम लोग आदर्श समीकरण क्या लिखते हैं, पीवी इक्वल टू nRT, जहां पे R क्या है चला, तो आप सभी याद रखना R जो है वो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। R क्या है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। n मोलों की संख्या है, p प्रेशर, v वॉल्यूम और t आप कहेंगे टेम्परेचर। मेरे मित्र इसको हम लोग आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से आदर्श गैस समीकरण है, तो आप सभी ध्यान रखना कि आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू nRT को कहते हैं। क्या कहते हैं, पीवी इक्वल टू nRT आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान देना आप सभी कि अगर हम परम शून्य ताप की चर्चा करेंगे तो परम शून्य ताप हमारा डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होगा। और मेरे मित्र इसको आप जीरो केल्विन भी कह सकते हो, ये ध्यान में रखना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे, और जब -273 प्लस 273 करेंगे तो आप ही बता दो क्या होगा, आप कहिएगा लड्डू। तो मेरे मित्र एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप कहेंगे 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। बस यहाँ पे एक नोट याद रख लेना है आप सबों को कि चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, VVI है चला, ये VVI है। अब देखो यहाँ पे चार्ल्स के नियम को क्या देखा है आपने कि सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो आयतन भी घटेगा, और टेम्परेचर 0 हो जाए तो आप कहेंगे सर आयतन 0 हो जाएगा इस नियम के अनुसार। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, मगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी गैस का परम शून्य ताप पर आयतन कितना होता है, आप कहेंगे 0 हो जाता है। ये चीज किसके नियम के अनुसार हो रहा है, चार्ल्स के नियम के अनुसार हो जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन 0 हो जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है डाल्टन का आंशिक दाब नियम। क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। सिंपल है कि किसी भी गैसीय मिश्रण, अब ध्यान दो मिश्रण कह रहे हैं तो बहुत सारा गैस होगा, तो किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब उसके अवयवी घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। वही चीज कहा जा रहा है कि निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। और इसका बेहतर एग्जाम्पल आपको कौन दिख जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सर हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है वो क्या करता है सर, आंशिक दाब नियम का पालन करता है। ध्यान देना कि अगर हम 3 गैस लें A, B, C और तीनों को मिला दें तो हमारा एक गैसीय मिश्रण तैयार होगा। और गैसीय मिश्रण में जब आप कुल दाब की चर्चा करेंगे, यहां पे आप कुल दाब की चर्चा करेंगे, तो मेरे मित्र जो हमारा गैस है ABC, अगर उसका दाब PA, PB, PC हो तो आप सभी याद रखना कि डाल्टन के आंशिक दाब नियम से जो कुल दाब होगा हमारे गैसीय मिश्रण का वो PA प्लस PB प्लस PC के बराबर होगा। मेरे मित्र अवोगाड्रोस परिकल्पना क्या कहता है, बड़ा ही सरल सा चीज कहता है कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैस के एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है,
तो कोई भी गैस हो उसके एक निश्चित मात्रा के आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा क्या होगी, समान होगी। और मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि सर V इज इनवर्सल सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, जहां पे N क्या है आप सभी याद रखना, मोलों की संख्या। N क्या है, मोलों की संख्या। और मोल की संख्या आपको पता रहेगा तभी मेरे मित्र आप क्या करेंगे, सर किसी अणु में किसी परमाणु में कितने कणों की संख्या है, किसी अणु में कितने अणु हैं, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका जो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, जो कि क्या है सर, मोल की संख्या है। तो मेरे भाई जब भी गैसीय नियम से सवाल पूछे जाएंगे तो सर सवाल आपका इतना से ही आएगा कि गैसीय नियम कितने हैं, ठीक है, और ये नियम होते क्या हैं, फिर आपका सर गैस के आदर्श समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, परम शून्य ताप क्या होता है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, और सर एवोगाड्रो परिकल्पना क्या होता है, इतना सही सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज आप समझ पाए होंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो मेरे मित्र आइए सवाल को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपना साइंस 0 से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा मिशन 2025 बैच में। इस बैच में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ साइंस फाउंडेशन की भी लेक्चर मिलेगी और आपकी जो भी दुविधाएं हैं साइंस में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कहाँ मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे मित्र वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल जो मेरे मित्र आपका सवाल है वो आप सबों के सामने है और पूछ रहा है कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि हे या गुरुजी आपने बताया है यहाँ पे आपने बताया है कि परम शून्य ताप अगर हम लोग बात करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है, और चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन आप सभी कहेंगे शून्य हो जाता है। और यही सवाल गुरुजी हमसे यहाँ पे पूछा गया, तो हम सभी क्या कहेंगे, सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बताओ कहीं से कोई लाग लपेटा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बॉयल के नियम के अनुसार नियत आयतन पर, आप कहेंगे बॉयल के नियम में हमें किसी भी चीज को बॉयल करना होगा तो टेम्परेचर देना होगा, ताप नियत होगा। तो यहाँ पे आयतन हम नियत की बातें नहीं करेंगे, हाँ नियत तापमान दिया हुआ है पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान का दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, आप कहेंगे बिल्कुल Pv इक्वल टू K, और हम लोग इसी को P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या कहते हैं, सॉरी P2 इंटू V2 कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, P2 इंटू V2। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोले तो ताप यहाँ नियत होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी बॉयल चाचा ने बताया था, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सेशन के सभी लेक्चर्स को फॉलो करते हैं और सारी चीजें देखते हैं तो आपको साइंस में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप थोड़ा सा भी अपने करियर के प्रति सचेत हैं तो। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर ताप तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए, गैस का अंतिम तापमान होगा। अब ऐसे सवाल मिल जाएंगे तो हक्का बक्का हो जाएंगे, जबकि कोई जरूरत ही नहीं है हक्का बक्का होने की। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र सवाल है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब, क्या कहा जा रहा है, एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान क्या होगा मेरे मित्र, दाब यहां क्या है, नियत है। ध्यान से समझना कि प्रेशर सर जी यहां नियत है, तो हम सबों को मालूम है चार्ल्स लॉ से क्या कि प्रेशर नियत होगा तो जो आयतन है वो परम शून्य ताप के समानुपाती होगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे तो दिए गए टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा, केल्विन में बदलना होगा, और जो आंसर आएगा उसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा। कैसे? तो ध्यान देना कि चूंकि आप P इक्वल टू नियत कह रहे हो और V समानुपाती T है, तो अब ये ना आप देखे हो कि सर V1 बटा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बटा T2। अब आ जाओ सवाल पे, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब तक गर्म किया जाता है। तो मेरे मित्र जो आपका पहला टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर इसको बदलोगे तो 27 प्लस 273, ये कितना हो गया सर, 300 केल्विन। आपसे पूछा जा रहा है कि गैस का अंतिम ताप क्या होगा, मेरे मित्र T2 आपको निकालना है, जबकि कहा जा रहा है कि तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो। तो मेरे मित्र
दोगुना ना हो तो मेरे मित्र आपका जो पहला आयतन है वो क्या है, आप कहेंगे भी। जो दूसरा आयतन होगा वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2b हो जाएगा। अब हम सभी कह सकते हैं कि v1 बटा t1 इक्वल टू v2 बटा t2 होता है, इसीलिए v1 हमारा, आप कहेंगे v, t1 कितना है, आप सभी कहेंगे 300 केल्विन, तो लीजिए ये 300। अब v2 आप सभी कहेंगे कि सर ये 2v है, और t2 आपको निकालना है, ये v और v कैंसिल, आप कहेंगे सर जी T2 इक्वल टू हमारा हो गया 600 केल्विन। क्या हो गया, 600 केल्विन माइनस 273 आप कर दो डिग्री सेल्सियस में, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यही 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, वो होमवर्क में करना है। क्या है, तो पहला देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 5 नंबर की अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। परमाणविक गैस, द्विपरमाणविक गैस, वास्तविक गैस, आदर्श गैस, क्या कहिएगा कि अब ये बताएं। आदर्श गैस का समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मेरे मित्र, ये आप सबों के लिए होमवर्क है। कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर, फिर से दाब को स्थिर रखा गया है, गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो मेरे मित्र जो आपका तापमान है वो तापमान क्या होगा आपको बताना है, और मेरे मित्र होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को आप सबों के लिए छोड़ते जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। देखो जो एग्जाम्पल लिए हूं वो एग्जाम्पल ऑप्शन में है। बॉयल का नियम, एवोगाड्रोस नियम, चार्ल्स का नियम। अब अगर आप सिर्फ बॉयल्स, चार्ल्स और गैलुसेक लॉ पढ़े हुए रहते और एवोगाड्रोस लॉ यहां पे क्या रहा है तो सस्पिशन होता। अब तो आपको कोई सस्पिशन नहीं है, आप क्या कहिएगा, चार्ल्स, बॉयल्स, गैलुसेक और डाल्टन का आंशिक दाब और एवोगाड्रोस संकल्पना, ये पांचों गैसीय नियम है, जबकि ये जूल का नियम सर गैसीय नियम नहीं है, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के लिए, और आपने इसी का एग्जाम्पल लेकर के पूरा कंसेप्ट समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे विसरित का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह गमन होना। अगरबत्ती का धुआं तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही सकता है, किसी भी प्रकार का धुआं होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन क्या मेथी पाउडर, मेरे मित्र कोई भी चीज का पाउडर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, आप कहेंगे सर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसको फूंक ना मारा जाए। तो विसरित होने की बात करी तो आप कहेंगे मेथी पाउडर विसरित नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 कह रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। गैसों की विसरण दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है, और ये मेरे मित्र सही नहीं है। क्यों, क्योंकि गैसों की जो विसरण दर होती है वो ग्राहम के गैसीय नियम के अनुसार सर निश्चित ताप और दाब पर जो किसी गैस का अपेक्षिक वेग होता है उसके सर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां कह रहा है कि गैसों की विसरण दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, गलत है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सही है। अगरबत्ती यहां जलाओ, अभी कुछ देर पहले ऑफिस में जला था तो मेरे मित्र उसका जो धुआं है वो रूम से बाहर तक जा रहा था, ऑफिस से बाहर तक जा रहा था। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जहां जल रहा है वहां पे धुआं की हायर कंसंट्रेशन है, जहां नहीं है सर आप कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन। तो विसरण तो वही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में सर गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। मेरे मित्र मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था एनसीईआरटी श्योर शॉर्ट के पहले वीडियो में। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, बिल्कुल सत्य है, जबकि गलत ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है आपसे कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह बनाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस मेक्स देम पोर्टेबल, आप क्या कहेंगे सर संपीड़ता का जो गुण है ये इसको सुबाह बनाता है, क्योंकि सर संपीड़न के चलते ही हम इसको कंटेनर में बंद कर पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। क्या नहीं बनेगा ये सवाल, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि डाल्टन के आंशिक दाब नियम में आपने एग्जाम्पल ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का दिया। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, कुछ सोचना है। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सोचना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा मतलब आप आयतन क्या कहोगे कि सर प्रेशर यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कहेंगे सर बॉयल के नियम पर बड़ा जोर दिया है, बिल्कुल मेरे मित्र, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका गैसीय नियम का कंप्लीट कंसेप्ट और उससे संबंधित रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल थे, और मुझे यकीन है कि अब आपका गैसीय नियम का कंसेप्ट सिर्फ
बूस्ट नहीं हुआ होगा मेरे मित्र, ये एकदम से चरम सीमा पे होगा कि अब गैसीय लॉ से संबंधित कोई भी सवाल देखने को मिलेगा तो आप उसको फाड़ करके रख देंगे। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। साथ ही मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।